नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये मोदी की गारंटी है कि हर एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा। बेईमानों का कोई शासन नहीं चलेगा, बेईमान सब जेल में होंगे। ये स्क्रिप्ट किसी मुंबई या फिल्म के लेखक की नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की है। चंदे का धंधा कितना गंदा है, इसका खुलासा हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी है उससे 24 घंटे पहले यह खुलासा। पिछले संडे में प्रोग्राम में 4 PM में जाइएगा, ज्योतिषी राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणी सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा कोर्ट से एक मामला होने वाला है जिसमें उद्योगपति और सरकार के रिश्ते बेनकाब होंगे। चुनाव से 24 घंटे पहले यह खुलासे ने देश के होश उड़ा दिए। कैसी कैसी कंपनियों से पैसे, ईडी का छापा, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में करोड़ों का चंदा, देश की नवरत्न वाली कंपनियों के संग धंधा। आपके मेरे बीच में जब लोग तड़प तड़प के मर रहे थे कोरोना काल में, वैक्सीन बनाने वाले पूना वाला करोड़ों का चंदा देता है, 4 दिन बाद प्रधानमंत्री से मिलता है और उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है। यानी आपके और मेरे परिवार की जिंदगी और मौत जिस समय बीच में खड़ी हुई है, उस समय भी करोड़ों का चंदा लेके धंधा। अब क्या किस मुंह से नैतिकता की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? किस मुंह से यह कहेगी कि वो बेईमानी नहीं करती है? चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका लगेगा, यह मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेनकाब हो गई है भारतीय जनता पार्टी, कहने को कुछ बचा नहीं है। मैं कलकत्ता में आया हूं, देख रहा हूं कि हाल क्या है। लोग कितने गुस्से में है, महंगाई से गुस्से में है, गोदी मीडिया के रवैये से गुस्से में। किसी चैनल पे खबर नहीं दिख रही कि चंदे के नाम पर कितना बड़ा धंधा कर दिया भाई लोगों ने। लेकिन सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है। कल से लगातार प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द लिखकर ट्रेंड किए जा रहे हैं, मैं उन शब्दों को आपको बता नहीं सकता। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, प्रधानमंत्री के प्रति इतने अपशब्द चल रहे हैं। इसका मतलब देश का जनमानस गुस्से में है मोदी के इस रवैये को लेकर। चेहरा सामने आ गया है, खेल क्या चल रहा है ये सामने आ गया है। इस तमाम सवाल मैंने पूछे देश के जाने माने बड़े पत्रकार अभय दुबे जी से कि खेल क्या चल रहा है, क्या होगा, बिहार और महाराष्ट्र में क्या इंपैक्ट जा रहा है, क्यों स्थिति बीजेपी की कमजोर होती जा रही है। सीधे चलते हैं अभय दुबे जी के पास और इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय जी 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका। और हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे बाद चुनाव तिथि की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है कि चुनाव तिथि की घोषणा होने के 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा सामने आया है उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। कोई सोच नहीं सकता था कि इधर की थैली दो, उधर क्लीन चिट लो। जिस कंपनी ने, ईडी ने 400 करोड़ के संपत्ति जब्त करी, वो सैकड़ों हजारों करोड़ का ठेका दे रही है। जिस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे उसको गुजरात में ठेका मिल जा रहा है। उत्तराखंड के टनल में जितने 41 मजदूर फंसे थे, वो कंपनी बॉन्ड खरीद के चंदा दे रही है। देश में इतना, आपको चूंकि मुझसे ज्यादा पता है, आपने तमाम चुनाव देखे हैं, तमाम राजनीति देखी है, इतना बड़ा पर्दाफाश आज तक, चाहे वो बोफोर्स हो, क्या ये बोफोर्स से कम लग रहा है? तो चीज सामने आई है, क्या ये बोफोर्स से कम है? और क्या चुनाव में इसका बहुत भारी असर पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, अगर आप इसकी बोफोर्स से तुलना करेंगे तो तमाम सारे वो पूंजीपति मनी मन आपसे नाराज हो जाएंगे जिन्होंने इतना करोड़ों का चंदा भाजपा को दिया है। बोफोर्स तो बहुत ही मामूली चीज थी। आज जिस स्तर का भ्रष्टाचार, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, ये जिस स्तर का स्कैम है और इसको कानूनी जरियों से किया गया है। एक खास बात इसकी ये है, पहले एक कानून बनाया गया और जब वो कानून बनाया जा रहा था तो जब उसके बारे में पूछा गया विभिन्न मंत्रालयों से, तो लॉ मिनिस्ट्री ने उसके खिलाफ राय दी कि ये कानून आप मत बनाइए। और ये सब चीजें रिकॉर्ड पर हैं, यहां तक कि तत्कालीन चुनाव आयोग ने भी लिख के दिया कि ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मत कीजिए प्लीज। इससे, लेकिन इस सब का अपने ही द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव आयोग का, अपने ही द्वारा नियुक्त की गई लॉ मिनिस्ट्री की राय का उल्लंघन करके सरकार ने संविधान संशोधन किए और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जारी की। ये काले धन को, जो पीएमएलए कानून है, अगर किन्हीं लोगों के ऊपर लगना चाहिए तो इनमें से उन शेल कंपनियों जिन लोगों ने
ये चंदा दिया है शेल कंपनियों वाले, उन सब के ऊपर पीएमएलए कानून लगना चाहिए। और जिन्होंने उस धन को लिया है उनके ऊपर, उनके खिलाफ भी अदालतों में रिट लगनी चाहिए कि भाई आपने जानते हुए भी इस काम को किया है। आपने कल एक बहुत बेहतरीन राय दी थी कि विपक्ष को चाहिए कि वो अपनी तरफ से ये बता दे उसने किन किन के चुनाव, किस किस कंपनी ने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हें दान किए और उन्होंने उसको भुनाए। अगर वो ऐसा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत और भी ज्यादा सांसद में फंस जाएगी, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट है। मैं आमतौर पर जयराम रमेश की बातों को ज्यादा तरजीह नहीं देता, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा फिक्रा उन्होंने कहा है कि चंदा दिया और धंधा लिया। मतलब एक बहुत बेहतरीन फिक्रा किया है। इस फिक्रे को हम लोग शीर्षक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदा दिया और धंधा लिया। ये बिल्कुल आप इसी चीज को अंग्रेजी में कहते हैं, आप लैटिन की कहावत है, लैटिन भाषा की, क्विड प्रो क्वो। इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तरफ इशारा किया था, बाकी लोग भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या हंगामा क्या गड़बड़ी की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये एफिडेविट तो दे दिया कि हमने सारे तथ्य आपको दे दिए, लेकिन बॉन्ड के नंबर उन्होंने नहीं दिए उसके अंदर। जब बॉन्ड के नंबर नहीं दिए तो उन बॉन्ड में मिलान नहीं कर सकते अब आप आसानी के साथ में। उसके लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ सकता है, मिलान, वो झंझट है एक पूरा का पूरा। तो अगर बॉन्ड के नंबर होते, जो कि स्पेसिफिक नंबर होता है बॉन्ड का, उस बॉन्ड के जरिए पता लगाया सकता है कि ये बॉन्ड किसने खरीदा था और ये वाला बॉन्ड किसने एनकैश किया। उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस कंपनी का बॉन्ड किसको मिला और किसने एनकैश किया, किसने उसको भुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोमवार को इसका या तो जवाब देगा, या सुप्रीम कोर्ट फिर जब उनको धमकाएगा उसके बाद फिर से वो नंबर चुनाव आयोग को देंगे और फिर वो नंबर वेबसाइट की वो प्रकट हो जाएंगे। तब एक साधारण व्यक्ति भी उन बॉन्ड नंबरों का इस्तेमाल करके पता लगा सकेगा कि ये स्कैम हुआ कैसे है और कौन कौन से स्कैम में शामिल है। अच्छा, अब इस वक्त विपक्ष के सभी नेताओं को, जो मुखर नेता हैं, जो बुद्धिमान नेता हैं, वो सारे के सारे इसी मसले को लेकर अपना निशाना बना रहे हैं। इस वक्त कोई चुप नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि अगर इस मसले को ठीक से उठा दिया गया, इस मसले में जो है उसका प्रचार ढंग से जनता के बीच में किया गया और बात अगर मतदाताओं तक पहुंची, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी सांसद में पड़ जाएगी। और किन मतदाताओं की वजह सांसद में पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मतदाता वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर मतदाता है, जो हर चीज में, या वो मतदाता जो भाजपा के खिलाफ लगातार वोट कर ही रहा है, हर हालत में वोट कर रहा है, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। जो बीच में बैठा हुआ मतदाता, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ एक मतदाता है, जो मैं मानता हूं कि न्यूनतम संख्या उनकी 25% है। अगर 1 करोड़ मतदाता वोट डालता है कहीं पे, तो उसकी संख्या 25 लाख है। वो मतदाता इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, इस स्कैम की सूचना और इस स्कैम का विश्लेषण, इस स्कैम के तथ्य अगर केवल उस मतदाता तक पहुंचा दिए जाएं, तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी चुनावी रणनीति है उसमें पलीता लग जाएगा। अब ये विपक्ष को तय, हम और आप नहीं कर पाएंगे काम, ये हमारा काम है भी नहीं करना। ये विपक्ष का काम है कि वो इस चीज को, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन इसको उन लोग मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए भी विपक्ष को काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो सरकारी मीडिया है, मैं कमर्शियल मीडिया को सरकारी मीडिया ही कहता हूं, ये जो सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया तरह तरह से लपेट के सरकार के पक्ष में ही बोलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हम लोग तो देख रहे थे गोदी मीडिया के एंकर जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे, एक भी व्यक्ति ने उस पर ट्वीट नहीं किया, कोई खबर चल नहीं रही है, बस केवल छोटी सी पट्टी चल रही है, किसी चैनल पे खबर नहीं चल रही है। नहीं, कल दांव मारा गया था संजय जी, आपने ध्यान नहीं दिया, कल दांव मारा गया था। कल ये दांव मारा गया था कि ठीक उसी वक्त पेट्रोल सस्ता किया गया। हाँ, 2 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया गया, और फिर सब जगह पेट्रोल सस्ता करने की खबर आने लगी, खबर चलने लगी, और फिर बधाइयां एक्स के ऊपर, जो पहले ट्विटर होता था, उसकी ऊपर बधाइयां दी जाने लगी और फिर बल्ले बल्ले होने लगी। लेकिन वो बात जमती नहीं है। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता किया गया है, सब लोग जानते हैं कि 2 साल बाद सस्ता किया गया है, और सब लोग जानते हैं कि ऐसी चुनाव खत्म होगा फिर से पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 1000 जगह कहा। ये मोदी की गारंटी है, कोई भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा।
ये डायलॉग बोले। कल से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, प्रधानमंत्री के प्रति बहुत अपशब्द ट्विटर पे लगातार ट्रेंड हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, इसलिए मैं उन शब्दों को यहाँ नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ट्विटर पे लगातार कल से ट्रेंड हो रहा है वो शब्द। भाजपा की पूरी आईटी से लग गई कि ये कहीं से ट्रेंडिंग खत्म हो जाए, लेकिन लगातार हजारों लाखों लोग उस शब्द को लिख रहे हैं ट्विटर पर। सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है, जो भारतीय जनता पार्टी को चोर पार्टी कह रही है। इसका मतलब देश का जनमानस। अभय जी, लगता है, मैं कोलकाता में हूँ, कल कोलकाता में घूम रहा था पार्क स्ट्रीट पे, कम से कम 10 लोग मुझे आ गए, पहचान लिया उन्होंने कि 4 PM। मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये गोदी मीडिया के चैनल जब जाते हैं तो नारे लगते हैं, गोदी मीडिया वापस जाओ। लखनऊ की घटना बता रहा हूँ, जब 10 या कुछ हजार परीक्षार्थी सिपाही भर्ती निकले थे, लाखों लोग आ गए थे कवरेज करने। आज तक का एक रिपोर्टर गया, संतोष नाम है, बड़ा बेहतरीन रिपोर्टर है, बहुत अच्छा रिपोर्टर है, लेकिन बाइक आईडी आज तक की थी। लोगों ने घेर लिया, गोदी मीडिया गो बैक, और उसको वापस जाना पड़ा। अंजना ओम कश्यप जी के साथ बिहार में किया गया, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सुधीर चौधरी 10-10 गनर लेके चल रहे हैं। ये नारेबाजी भी मैं उचित नहीं मानता, पत्रकार है वो, लेकिन आप ये ट्रेंड देखिए, भीड़ का ट्रेंड देखिए। हमें तो कहीं गनर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम भीड़ में जाते हैं, भीड़ आती है, फोटो खिंचाती है, सेल्फी खिंचाती है। तो ये जो भारत की भीड़ है, ये कहाँ से आ रही है? कल हमारे एक एंकर ने, निधि ने, एक वीडियो बोला, 15 लाख लोगों ने देखा उसको, 9 घंटे के अंदर 15 लाख लोगों ने देखा। सुधीर चौधरी के शो 10,000 लोग नहीं देख रहे हैं, आज तक के शो 20,000 लोग नहीं देख रहे हैं, और हमारे एक रिपोर्टर निधि के शो 15 लाख, एक 9 घंटे में 15 लाख जा रहे हैं। तो ये भीड़ है, जिसको पता है कि जो सच बोला है वहां पे आएंगे। इसका मतलब जनमानस के अंदर गुस्सा है, वो गुस्सा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा डायलॉग पे क्या भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर से चुनाव से ठीक पहले अब ये भंडाफोड़ हुआ है कि चोरी नहीं डकैती डाली है मोदी जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं, बिल्कुल 100% सहमत हूं। असली मुद्दा यही है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस तो सरकार के विरोधी भी मानते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, ये सरकार के समर्थक विरोधी दोनों मानते हैं कि मुद्दे बहुत हैं। असली समस्या यह है कि विपक्ष उनका ठीक ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देखिए, परिस्थिति कोई भी हो, सरकार के खिलाफ कितनी भी नाराजगी हो, उस नाराजगी को नियोजित रूप से प्लान बनाकर गोलबंद करना पड़ता है, उसका पॉलिटिसाइजेशन करना पड़ता है, उसको राजनीतिक रूप देना पड़ता है। जब आप उसको राजनीतिक रूप देंगे, पॉलिटिसाइजेशन करेंगे, भ्रष्टाचार तो बहुत होता रहता है देश में, लेकिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं। उस भ्रष्टाचार को किस तरह एक राजनीतिक मुद्दा आप बनाएं, जैसे कर्नाटक के चुनाव में बनाया गया था। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था ना, 40% सरकारा, 40% सरकारा करके नारा दिया था। तो जब तक आप उसको इस तरीके से मुद्दा नहीं बनाएंगे, अब जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, प्रश्न ये है कि विपक्ष अपने आप को बचाते हुए किस तरीके से उसको, अभी तो गोदी मीडिया के जो समर्थक पत्रकार हैं वो यही कह रहे हैं कि विपक्ष ने भी तो लिया है। विपक्ष ने क्यों लिया है? बीजू जनता दल ने भी लिया है, द्रमुक ने भी, डीएमके ने भी लिया है। जो 5 टॉप पार्टियां हैं उसमें 3 रीजनल पार्टियां हैं और कांग्रेस भी शामिल है। भाई बीआरएस, बीजू जनता दल और वो डीएमके, कांग्रेस और भाजपा, ये 5 टॉप पार्टियां हैं। टीएमसी हाँ, मेरा कहना है ये 5-6 पार्टियों ने भी तो लिया है। इसमें कुछ पार्टियां भाजपा के विरोध में खड़ी हुई है, डीएमके भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, टीएमसी भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। तो यहाँ पर विपक्ष के सामने चुनौती यह है कि वो कैसे चंदा लेने में और चंदे के नाम पर जो स्कैम किया गया है चंदे के रूप में, उन दोनों के बीच में पहले फर्क करें। और वो फर्क बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से समझ में आना चाहिए लोगों को, पेचीदगी के जरिए नहीं। देखिए, जो पेचीदा चीजें होती हैं वो बीच में पॉपुलर नहीं हो पाती। लोकप्रिय बनने के लिए एक चीज का सरलीकरण करना पड़ता है। तो सोशल साइंस की लैंग्वेज में हम लोग वल्गराइजेशन कहते हैं, सरलीकरण करना पड़ता है उसका, और लोगों को समझाना पड़ता है। जैसे ही आप इसको उससे अलग करेंगे और सरकार ने जो स्कैम किया है उस स्कैम को सामने रखेंगे, वैसे ही वो ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा। हाँ, मतलब ये आप मानते हैं कि चुनाव से पहले भाजपा को शायद सबसे बड़ा झटका है, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इतना बड़ा झटका लग सकता है भाजपा को, ये आप स्वीकार करेंगे? देखिए, शुरू में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, पहले तो मुझे ये यकीन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे देगा। मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को कुल घुमा फिरा के ठीक ही ठहरा देगा।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दे दिया, इसको कूड़ेदान में फेंक दिया पूरी स्कीम को, कहा कि ये तो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और ये तो स्कीम को किसी तरह से जारी नहीं रखा जा सकता। उसके बाद में इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को कोई विशेष तकलीफ नहीं है। सरकार ने पहले ही पूरा अपना माल जो है चुनाव लड़ने के लिए जो जरूरत थी वो माल इन लोगों ने दबा लिया है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी माल दबा लिया है, क्योंकि ये इस बात इस तरह पेश की गई, एक राजनीतिक हमाम है इसमें सब नंगे हैं। जिस सरकार के पास ज्यादा क्षमता होती है माल दबाने की, वो ज्यादा दबा लिया है माल। जिनके पास कम क्षमता है, जिनकी राज्यों में सरकार है, उन्होंने थोड़ा कम दबाया है कुछ, और इस तरह से एक हायरार्की है कौन कितना माल दबा सकता है। ये बात आई, तब भी ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। फिर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने में जो हीले हवाले होने शुरू हुए और उन हीले हवाले को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई, उससे पूरी समझ इस मामले में बदली। मैं खुद भी स्वीकार करता हूं कि इसमें समझ मेरी भी कुछ देर से बदली है। पहले भी मैं इसको लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं था, मैं मानता था कि बात जो है ना ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, फुसफुसा जाएगी बात। लेकिन अंततः ये बात अब इतनी दूर तक जा चुकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी सरकार द्वारा किए गए एक बहुत बड़े स्कैम के रूप में जनता के सामने पेश किया जा सकता है। लेकिन अभी पेश करना बाकी है, ये मैं कहूंगा पेश करना बाकी है। लेकिन हाँ, स्कैम है और स्कैम को पेश कर दिया गया है, इन दोनों बातों में फर्क है। लेकिन एक बात तो है, जब वो लोग कहते थे कि मोदी के चेहरे पे कोई दाग नहीं है, कम से कम अब मंचों पे बैठ के ये दाग तो सामने आ जाएंगे कि भाई जब कोरोना काल चल रहा था, यशोदा अस्पताल बेतहाशा लापरवाही बरत रहा था, उसके यहाँ छापा पड़ा, उसने करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीद दिए, क्लीन चिट हो गई। कोरोना की वैक्सीन की बात आई, पूनावाला जी ने करोड़ों रुपए दान किए, 4 दिन बाद वो प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचा रहे हैं, उनकी वैक्सीन को सरकारी कंपनी की जगह छूट मिल गई, उन्हीं की वही वैक्सीन बनाई है। वेदांता ग्रुप एक लंबा चौड़ा हुआ, उसको एक सरकारी निजी सेक्टर की कंपनी दे दी गई। इस तरह की तमाम चीजें सामने आ गई। मतलब अब हम मंचों पे वो जो लॉटरी कंपनी थी, वो लॉटरी स्कैम, 1,000 करोड़ से ज्यादा, अकेले उसी कंपनी ने 1,000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। हाँ, और अगर ये पता लग जाएगा तो 1,000 करोड़ का कितना हिस्सा भाजपा के पास गया है, केवल एक मामला ही उसको साबित कर देगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ईडी का केस था, वो उनके खिलाफ ईडी, और इसे साबित करने में कितनी देर लगती है। कांग्रेस को आज तक शाम तक बता देना चाहिए कि भैया इस लॉटरी गैंग ने हमें नहीं दिया है। बाकी विपक्ष पार्टी को कह देना चाहिए हम गारंटी दे रहे हैं, हमें नहीं दिया है। साबित हो गया कि भाई बीजेपी के पास ही गया है। बिल्कुल। सबसे मजेदार बात, उसका दफ्तर मैंने ट्वीट किया है, अबे जी जैसा कोई 50,000 लाख रुपए की कंपनी चला रहा हो, ऐसा उसका छोटा सा दफ्तर है, यहाँ बोर्ड लगा है उसका, और दिया चंदा 1,000 करोड़ से ज्यादा का। तो अब ये 1,300 करोड़ का सामने आ रहा है। तो फिर ये तो साबित हो गया ना कि प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को स्वच्छ चेहरा बताते थे, चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा डेंट तो चेहरे में पड़ गया ना। जो आप 15% वोट बता रहे हैं, उस 15% तक तो ये मैसेज चला ही गया ना। विपक्ष कितना और तेज कर रही है अलग बात है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जिस वक्त 2014 का चुनाव चल रहा था और कैंपेन बहुत जोर से चल रही थी, चुनावी मुहिम, तो हम लोगों की नितिन गडकरी से, पीयूष गोयल से, अरुण जेटली से 3 कार्यक्रमों में एक एक करके मुलाकात हुई। हम लोगों ने उनसे जवाब सवाल किए, एक चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम थे, हम लोगों ने खूब जवाब सवाल किए, एक एक घंटे तक जवाब सवाल हुए। तो उनसे ये भी कहा गया कि भाई आप लोग तो भाजपा बहुत बड़े पैमाने पर रुपया खर्च कर रही है। तो इन तीनों नेताओं में ध्यान नहीं पड़ा, 3 नेताओं में एक ने मुस्कुरा के पूछा आपका क्या ख्याल है, कितना रुपया खर्च कर रही हो। तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा मेरा अनुमान ये है कि आप 10,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करने वाले हैं इस चुनाव नहीं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, केंद्र कांग्रेस सत्ता में थी, तब हम लोगों ने ये कहा था, कई पत्रकारों का मानना था कि भाजपा ने चुनाव के बाद, तो निश्चित रूप से सब लोग कहने लगे थे कि भाजपा ने करीब 10,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च किया है। ये 10 साल पहले की बात है। तब चुनाव आज के मुकाबले, चुनाव हमेशा तब भी महंगा था, लेकिन आज के मुकाबले उतना महंगा नहीं था जितना आज महंगा है। मीडिया भी, सोशल मीडिया 10 साल पहले इस तरह से नहीं था जिस तरीके से आज मौजूद है, ना के बराबरी हो रहा होगा मेरे ख्याल से तब। अच्छा, तो वो फिर मुस्कुरा के रहे, बातचीत खत्म हो गई, बोले नहीं हम लोग तो रोज हिसाब किताब लगाते हैं कि कहां से पैसा आया, पैसे खत्म हो गए हैं, फिर ये सब बातें, इस तरह की बातें की गई।
इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि हमारे ऊपर इल्जाम भी ना लगे और हम बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल फंड भी जमा कर लें, इलेक्टोरल फंड भी जमा कर लें। उसके लिए ये स्कीम तैयार की गई, इलेक्टोरल फंड। थोड़ा दिमागदार आदमी होगा जिसने लगाया होगा दिमाग। नहीं, सारे भाजपा के लोग तो यही दिन रात करते रहते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई अगर ये फंड आएगा तो उसमें दूसरी पार्टियों को, केवल भाजपा को तो मिलेगा नहीं फंड, दूसरी पार्टियों को भी मिलेगा फंड। तो भाजपा ने सोचा कि ठीक है, तो कोई बात नहीं, ज्यादातर फंड तो हमें मिल जाएगा। तो 60% के करीब, 60% के करीब फंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया। हालांकि लोगों का कहना यह है कि अगर और राफेल में जो किकबैक मिला है या दसॉल्ट के जरिए जो मिला है, अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो ये बहुत बड़ा चुनावी फंड हो जाता है जो बीजेपी के खाते में गया है। तो ये है एक सर्वे आ रहे हैं, आप लगातार 2 दिन से, हम पूरा देश आपको एबीपी चैनल पर सर्वे को देख रहा है। उस सर्वे को भी थोड़ी देर को मान लीजिए, ठीक, मतलब हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन सर्वे को मान लीजिए। तब भी वो जो अब की बार 400 पार और 350 पार, मैं खास तौर से 2 राज्यों की आज चर्चा करूंगा आपसे, एक बिहार और एक महाराष्ट्र। बंगाल में मैं खुद हूँ, मैं देख रहा हूँ, कलकत्ता में कल घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, ममता बनर्जी बहुत भारी हैं, कई ज्यादा भारी हैं। चर्चा लोग ममता के नाम की कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा आज बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में इस सर्वे में भी बताया गया नीतीश का पलड़ा बहुत नीचे आया है, तेजस्वी आगे बढ़े हैं। और अब इस स्कैम के बाहर आने के बाद क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक प्रबंधन की उस्ताद पार्टी मानता हूं। इतनी उस्तादी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है आज तक देश में किसी पार्टी ने नहीं दिखाई। और उसका मेरे ख्याल से तो अगर राजनीतिक प्रबंधन का कोई नोबेल प्राइज होता हो तो भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाना चाहिए। इसके और पिछले 1.5 साल से 2 प्रांत ऐसे हैं जहां भाजपा राजनीतिक प्रबंधन करने में लगी हुई, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है बिहार। क्योंकि इन 2 प्रांतों में भाजपा ने पिछली बार 95% के आसपास स्ट्राइक रेट निकाला था और इस बार उसे पहले से पता था कि इन 2 प्रांतों में उसे नुकसान होने वाला है। जिन 4 स्टेट्स को हम लोग स्विंग स्टेट मानते हैं, हम लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल को स्विंग स्टेट मानते हैं, जो भाजपा के खिलाफ स्विंग कर सकते हैं, या भाजपा का बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। वहां पर इन 2 प्रांतों में जितनी तोड़फोड़ भाजपा ने की, स्थापित पार्टियों को तोड़ दिया, विपक्षी दलों, विपक्षी गठबंधन के अंदर जो पार्टियां थी उनको अपनी ओर खींच लिया, यहां तक कि विपक्षी गठबंधन के जो शुरुआती निर्माता माने जा रहे थे, संस्थापक माने जा रहे थे नीतीश कुमार, उनको ही अपनी ओर फोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कल तो चर्चा में जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के जो पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने अपनी चर्चा में मेरे साथ थे, तो उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुछ ऐसे लोगों के साथ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाए रखे हुए थे। यानी उनका एक दो नावों में पैर रख के चल रहे थे। उनका इशारा किनकी तरफ था, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, मैं भी उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि वो इस तरह के पद पे हैं, उसमें आपत्तियां भी हो सकती हैं, लेकिन आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूं, वो पहले नीतीश कुमार जी के साथ रह चुके हैं और बिहार के ही हैं, वो बिहार के ही हैं। तो वो उनके जरिए उन्होंने वहां पूरा अपना बना रखा था। तो वो जो कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उससे पूरी तरह वाकिफ थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तक पूरी खबरें भी जा रही थी, सारी योजना भी उनको बताई जा रही थी। इसीलिए अब मैं सोचता हूं अगर मैंने उनको भारतीय जनता पार्टी का सीक्रेट एजेंट करार दिया था तो ठीक ही करार दिया था। तो वो नीतीश कुमार के वापस आ जाने के बावजूद बिहार में जब सर्वेवाणी आती है हमारे सामने, किसी जमाने में भविष्यवाणी और आकाशवाणी हुआ करती थी, आजकल सर्वेवाणी होती है, तो सर्वेवाणी जो हम लोगों के सामने आती है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने नुकसान को खत्म नहीं कर पाई है, वहां उनको नुकसान हो रहा है। सर्वे एजेंसियां संकोच के कारण नुकसान का आंकड़ा कम बता रही हैं। मेरा मानना है कि नुकसान और ज्यादा होगा बिहार में। महाराष्ट्र का भी आ जाएगा आंकड़ा, महाराष्ट्र का आंकड़ा भी स्पष्ट हो जाएगा, वहां भी भाजपा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 प्रांतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कितनी पतली हालत में थी। और कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में जो
आंकड़ा दिया गया है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बताया गया है, उससे काफी नीचे जाएगी। और ये आंकड़ा तब है जब ये स्कैम खुला नहीं था, ये चंदा चोरी सामने नहीं आई हाँ, थी। अब नई परिस्थिति डेवलप होगी, अब ये चीज और लोगों के सामने आएगी। देखिए, जो अर्बन शहरी मध्य वर्ग होता है, उसको एक बार अगर उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि सरकार चोरी कर रही है, नेता चोर है, तो वो बहुत बुरा लगता है उसको लगता है कि उसकी जेब से निकाल लिया गया पैसा, वो बहुत खिंचाया आता है, उसका विश्वास खंडित हो जाता है। तो जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ 2019 से 2009 से लेके और 2014 तक चलने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला था, उसने उस सरकार की छवि बना दी थी। उसी का नतीजा निकला कि कांग्रेस 50 सीटों पर 40 सीटों की पार्टी बन गई लोकसभा में। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खतरे का सामना कर रही है। देखो ठीक है, और वो भी डायलॉग कि ये किसके लिए करेंगे, इनका परिवार कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, ये जो डायलॉग थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जो इससे कोई डायलॉग फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कांग्रेस के पास भी एक ऐसा प्रधानमंत्री था, इस पर दुश्मन भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। कांग्रेस के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री था, 10 साल रहा, उसके जो मनमोहन सिंह के लोग उनको अक्षम कह सकते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी पैरालिसिस उन्होंने किया, और सोनिया गांधी के प्यादे थे, ये सब कहा जा सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई उन्होंने करप्शन किया या अपने लिए उन्होंने पैसा बनाया। मनमोहन सिंह, मोदी ने भी नहीं बनाया होगा पैसा अपने लिए, भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने अपने लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेता अपने आप में ईमानदार है कि नहीं। सवाल यह है कि जिस सिस्टम को प्रिसाइड कर रहा है, जिस सिस्टम का वो मुखिया है, वो सिस्टम क्या कर रहा है। भाजपा किस पैसे से चुनाव लड़ रही है, भाजपा के खाते में माल जो आ रहा है वो कहां से माल आ रहा है, उस माल को खर्च करके ही तो भाजपा चुनाव जीतती है। ठीक बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। और सोमवार को और यूनिक नंबर आ जाएंगे तो और बड़े बड़े खुलासे सोमवार को हो जाएंगे। तो हम लोग देखते रहेंगे, निगाह बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया, आभार आपका। सुना आपने अभय दुबे जी क्या कह रहे थे कि 300-400 का तो बात छोड़ दीजिए, सरकार की बहुत खराब हालत होने वाली है। आज लोकसभा चुनाव की डेट है, घोषणा हो जाएगी, लेकिन भाजपा ने सोचा नहीं था चुनाव की दहलीज पे जाने से पहले इतना बड़ा कोई हादसा सामने आ सकता है। आपकी राय का इंतजार रहेगा, बताइएगा कैसी लगी आपको ये बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।